निरहुआ रिक्शा वाला, ठीक है। जब निरहुआ रिक्शा वाला है तो कौन यहाँ खड़ा हो सकता है? अमरपाली। हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो हमने पिछली दो टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि मैथ की टॉपिक हैं। तो आज हम लोग मैथ को बंद करके शुरू करेंगे फिजिक्स, और क्लास 9th के फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम है गति, इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। तो आज इसी को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे इसको सीखेंगे, और बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम ही है गति। तो सबसे पहले गति के बारे में जानेंगे, गति होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो गति की परिभाषा जानने के लिए सिंपल हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए एक रास्ता गया है कुछ इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे एक रिक्शा वाला खड़ा है। रिक्शा जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ कुछ आसान। ये मान लीजिए एक रिक्शा है, ठीक है, ये रिक्शा है, मान लेते हैं निरहुआ रिक्शा वाला है, निरहुआ रिक्शा वाला, ठीक है। और यहाँ पे कोई खड़ा है, तो जब निरहुआ रिक्शा वाला है तो कौन यहाँ खड़ा हो सकता है? अमरपाली। ये यहाँ से खड़ा होकर इस निरहुआ रिक्शा वाले को देख रही है। तो इसको जब निरहुआ चला रहा है तो कुछ दूर तक जा रहा है, ठीक है, ये निरहुआ है, ये इस रिक्शे को चला रहा है, ठीक है। तो जब ये चला रहा है तो मान लेते हैं यहाँ से ये चलाना शुरू किया, ये यहाँ से खड़ा होकर इसको देख रही थी, तो ये यहाँ से चलाना शुरू किया और इसके समीप आ गया, मान लेते हैं अब यहाँ पे पहुँच गया। ये निरहुआ अब यहाँ पहुँच गया अपना रिक्शा लेके, ठीक है। तो जब यहाँ पहुँच गया निरहुआ, तो उसको यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगा होगा, डायरेक्ट तो पहुँचा नहीं होगा। तो मान लेते हैं टाइम लगा टी बराबर इसको 10 मिनट, यहाँ तक पहुँचने में इसको 10 मिनट का समय लगा, ठीक है। जब ये अमरपाली इसको देख रहे थे निरहुआ रिक्शा वाले के, तो ये यहाँ से चलना शुरू किया और 10 मिनट में इसके यहाँ तक पहुँच गया। तो अगर ये देखा जाए तो ये एक इसकी निश्चित स्थिति थी, निश्चित बिंदु था, ठीक है। इसके लिए ये एक निश्चित पॉइंट था, फिर ये यहाँ से चल के कुछ दूरी तय करके यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उड़ के तो गया नहीं होगा, ये गया होगा गति करके, और ये जैसे जैसे गति करके गया उसी को हमको सीखना है कि गति होती क्या है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि निरहुआ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वो भी समय के साथ। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। तो ये इसको लगा कि अब ये गति करके यहाँ तक पहुँच गया। तो जब ये बीच में था रास्ते में, तो वहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि ये रिक्शा वाला गति कर रहा था, ठीक है। तो सिंपल मेथड से समझ सकते हैं, सिंपल तरीका है कि ये इसकी एक निश्चित बिंदु पे अभी स्थित है, इसको हम निश्चित बिंदु बोल सकते हैं, निश्चित बिंदु, ठीक है। तो जब ये यहाँ से चलना शुरू किया, तो हम जब गति की परिभाषा बताएंगे तो उसमें एक पॉइंट बोलना जरूरी है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये अमरपाली इसको देखोगी निरहुआ रिक्शा वाले को, तो ये अभी एक जगह स्थित है, ये इसका निश्चित बिंदु है, यहीं रोज आके खड़ा होता है। फिर जब ये इसको देखा तो गया इसके पास, तो जब यहाँ से ये यहाँ तक आया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति। तो जब इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसके साथ समय भी लगा। तो इसकी परिभाषा यही बोलेंगे कि जब किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है, ये समय ही तो है, ठीक है। तो किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है तो कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष जब
किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है तो कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। तो समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि हमने क्या मान लिया एक रास्ता है और यहाँ पे एक रिक्शा वाला खड़ा है जिसका नाम है निरहुआ। अब ये निरहुआ को ये अमरपाली देख रही है, तो जब ये इसको देख रही है तो ये क्या कर रहा है, अपना रिक्शा चला के इसके पास आ रहा है। तो जब इसके पास आया तो इसको 10 मिनट का समय लगा। तो पहले जहाँ स्थित था वो इसका निश्चित बिंदु था। अब जब भी वो गति करेगा तो इसी के सापेक्ष गति करेगा, क्योंकि इसी से हम इसकी दूरी नापेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितनी दूरी तय की, कितना लंबा रास्ता इसने तय किया। तो वही हमको बोलना है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है तो कहते हैं वस्तु गति कर रही है। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। परिभाषा थोड़ा 4 लाइन में हो गई है, लेकिन बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं सिंपल तरीके से। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी और ये अंतिम स्थिति। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन पहले यहाँ स्थित था, अब यहाँ स्थित हो गया। ठीक है, और हमको मोशन पढ़ने के लिए इसमें कुछ 4 चीज़ें पढ़नी होती है। पहला होता है दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, दूसरा इसमें पढ़ सकते हैं चाल तथा वेग। तीसरा पढ़ सकते हैं त्वरण। चौथा पढ़ सकते हैं, चौथा अब इन्हीं तीनों को मिला के आ जाएगा, जैसे इन तीनों को मिला के आ जाएगा गति के समीकरण, गति के समीकरण। जो गति के समीकरण होंगे इसमें ये सभी चीज़ें होंगी, तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलके गति के समीकरण बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं, गति के समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी परिभाषा आपको समझ में आई होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं, इसका पहला पॉइंट शुरू करेंगे, दूरी तथा विस्थापन। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ठीक है, तो ये नोट हो चुका होगा, इसको मिटा देते हैं। तो मेरा यही प्रश्न रहेगा, देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक बस है। ये बस है, ये उसके चक्के हो गए। इसमें सीट लगी है। यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, कुछ इस टाइप से मान लेते हैं। और इसमें एक तो निरहुआ है, मान लेते हैं ये निरहुआ है, इसके बाल छोटे छोटे हैं। और ये अमरपाली लड़की है, इसके बाल बड़े बड़े होंगे ऐसे ऐसे। ये निरहुआ है और ये अमरपाली है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लेते हैं निरहुआ ए है और अमरपाली बी है। ठीक है, एक तरीका समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है। और इधर कोई बाहर आदमी खड़ा है, निरहुआ का दोस्त खड़ा है, फिर रिक्शा वाला होता है जो इसका फ्रेंड होता है। तो मान लेते हैं वो बाहर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये निरहुआ का दोस्त है। ये यहाँ पे खड़ा है।
और इसको मान लेते हैं सी। ये कौन है? निरहुआ का दोस्त, निरहुआ का दोस्त, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी। अब प्रश्न कैसे पूछेगा इसको समझिए। इसमें हमको बताना होगा कि निरहुआ के अनुसार, मतलब ये बस गति की अवस्था में रहेगी तब क्वेश्चन किया जाएगा। ये बस गति कर रही होगी, ठीक है, ये बस गति की अवस्था में रहेगी, उस डायरेक्शन में वो गति कर रही है। तो हमसे पूछा जाए कि ए के अनुसार, ए के अनुसार बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है। इसमें हमसे बताना है कि गति कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बस इतना ही आंसर देना है हमको कि ए के अनुसार बी क्या कर रहा है, ठीक है, बस गति कर रही है। और सी के अनुसार बी क्या कर रहा है। यहाँ बात किया जाए ए क्या है तो ए निरहुआ है, बी क्या है, बी अमरपाली है, सी क्या है, सी निरहुआ का दोस्त है। तो अब हमको बताना है ए के अनुसार बी क्या कर रहा है, मतलब गति कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बस इसी दोनों में से एक आंसर हमको देना है। और सी के अनुसार भी बी क्या कर रहा है ये बताना है, ठीक है। तो अब देखिए ए के अनुसार दोनों बस में बैठे हैं, ए भी बैठा है बस में और बी भी बैठा है बस में। तो हमको बताना है कि ए के अनुसार बी गति कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा आंसर होगा गति नहीं कर रहा है ए के अनुसार, क्योंकि दोनों एक के बस में है, ये दोनों एक जगह स्थिर है, बस भले गति कर रही है लेकिन ए के अनुसार बी गति नहीं कर रहा है। ये हमेशा जहाँ स्थित रहेगा, यहाँ से इसको देखा गया, ये भी हमेशा यहीं स्थित रहेगी। इसका मतलब इसके अनुसार इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो गति नहीं कर रहा है। दोनों एक के बस में बैठे हैं, तो जब यहाँ से इसको देखेगा तो इसकी स्थिति में थोड़ी परिवर्तन हो रहा है। जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो बस की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अनुसार जो बी है वो गति नहीं कर रहा है, ए के अनुसार बी गति नहीं कर रहा है। समझ में आया होगा। उसी तरह सी के अनुसार अगर देखा जाए तो सी बाहर खड़ा है और बस गति कर रही है, तो सी के अनुसार बस की भी स्थिति में परिवर्तन होगा और सी के अनुसार इन दोनों की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो हमको बताना है केवल बी की स्थिति में परिवर्तन होगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यही समझिए कि आप रोड पे खड़े हैं, सामने से बस गई, उसमें किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा जैसे जैसे बस की स्थिति में, जैसे जैसे बस आगे जाएगी वो भी आगे जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बस में बैठ के उसको देख रहा है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा उसके अनुसार, क्योंकि बस के साथ साथ वो भी जा रहा है और जिसको देख रहा है वो भी जा रहा है, ठीक है। तो सी के अनुसार ये गति में होगा, गति कर रहा है, ठीक है। सी के अनुसार जो है बी गति कर रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं बहुविकल्पी में, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा दूरी तथा विस्थापन है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, अब जानते हैं सभी लोग, मैंने बताया था कि दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इंग्लिश आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में ही बताएंगे। तो दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें समझेंगे हम लोग दूरी क्या होती है। पहले तो दूरी सीखने के लिए बहुत आसान तरीका है, मैं बता। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक घर, और ये हो गया घर का दरवाज़ा जो कि अभी खुला हुआ है, ठीक है। और घर से रास्ता ऐसे ऐसे जा रहा है। ये घर किसका है? खेसारी लाल का। ये घर है खेसारी लाल का, और खेसारी लाल को जाना है फिल्म की शूटिंग करने, और रास्ता ऐसे ऐसे गया है, और जहाँ शूटिंग होने वाली है वो है बिल्डिंग बड़ी का, यहाँ पे शूटिंग होगी फिल्म की। इसको लिख देते हैं शूटिंग वाली जगह है।
ठीक है। इसको जाना है फिल्म की शूटिंग करने। अब ये यहाँ से जाएगा तो मान लेते हैं इसके लिए यहाँ पे कार आएगी, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं कार, ये कार है। और यहाँ से निरहुआ निकल के खेसारी यहाँ से निकल के आके इसमें बैठेगा कार में, और ऐसे 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 जाएगा। इसको लेट एकदम नहीं हो रहा है, बहुत आराम से जाएगा शूटिंग वाली जगह पे, ठीक है। ऐसे ऐसे गति करके शूटिंग वाली जगह पे पहुँचेगा। तो जो ये गति करके पहुँच के गया यहाँ पे शूटिंग वाली जगह पे, इसी को दूरी कहेंगे। ये इसका वास्तविक पथ है, शूटिंग पे जाने का यही रास्ता ही है इसका। इसको बोल सकते हैं वास्तविक पथ, ठीक है। अगर इस खेसारी लाल को शूटिंग करने जाना है कार से तो वो इसी रास्ते से जा सकता है, और इसको लेट भी नहीं हो रहा है, आराम से धीरे धीरे गाड़ी से अपना चला जाएगा शूटिंग वाली जगह पे, तो वहाँ शूटिंग कर लेगा। तो जिस रास्ते से गया, इस रास्ते की जो लंबाई होगी इसी को बोलेंगे दूरी। दूरी आप सभी लोग जानते होंगे, दूरी के बारे में बहुत सिंपल लगता है लेकिन जब लिखना पड़ता है परिभाषा बना के, तो उसमें हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि हम लिखे क्या। तो लिखना बहुत सिंपल होता है। हमको ये जो दूरी है, मतलब ये जो रास्ते की लंबाई है, ये जो पथ की लंबाई है, इसी को दूरी कहेंगे। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? बोलेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, मतलब कार पहले यहाँ पे थी तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति हुई, ये कार की प्रारंभिक स्थिति हुई, ठीक है। जब कार यहाँ शूटिंग वाली जगह पे पहुँचेगी तो ये इसकी कौन सी स्थिति हो जाएगी? ये अंतिम स्थिति हो जाएगी, अंतिम स्थिति। तो अगर हमको बताना हो तो बोलेंगे कि किसी वस्तु की, यहाँ कार को हम लोग वस्तु मान के चल रहे हैं, बोलेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई को, ये जो वास्तविक पथ है मतलब ये गाड़ी इसी रास्ते से जा सकती है, उसके अलावा किसी रास्ते से नहीं, तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी इसी को बोलेंगे दूरी। तो बोल सकते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई को, वास्तविक रहेगा, वास्तविक पथ की लंबाई को बोलते हैं दूरी। समझ में आ चुका है? फिर से सुन लो कि किसी वस्तु की, या कार को वस्तु मान के चल रहे हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ, ये जो है ये वास्तविक पथ है, तो वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है विस्थापन, और हमारी दूसरी पॉइंट होने वाली है, यहीं पे हम लोग सीख लेते हैं। बहुत सिंपल है विस्थापन। विस्थापन की परिभाषा एकदम इसी से मिलती जुलती है, बस यहाँ पे क्या होता है कि ये कार रास्ते से नहीं जाएगी, इस बार इसको बहुत जल्दी हो रही है, इसको बहुत जल्दी से पहुँचना है, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इस पर बार बार फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आओ, कहाँ है, तो इसको बहुत जल्दी पहुँचना है शूटिंग वाली जगह पे। अब ये क्या करेगा, ये सनकी कार वाला है, सनकी जो कार का ड्राइवर है, ये क्या करेगा, अब रास्ते से नहीं ले जाएगा, ये खेतवा होते में ले जाने लगेगा, गड्ढा वड्ढा कूदा देगा पूरा, ये सीधा में लेके जाएगा। जल्दी पहुंचने के लिए इसको कम से कम दूरी तय करनी है, कम से कम लंबाई तय करना है, तो ये क्या करेगा कि खेतवा होते में कि कूदाते हुए इसको पहुंचा देगा जल्दी से। तो ये क्या हुआ, जो सीधी लंबाई है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य, ये जो न्यूनतम पथ की लंबाई है, इसको बोल सकते हैं न्यूनतम पथ। न्यूनतम पथ क्यों?
क्योंकि अगर हम सीधा चलेंगे तो हम किसी जगह हमको पहुंचना है, किसी वस्तु की स्थिति हमको बतानी है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो कम से कम लंबाई होगी वही उसकी न्यूनतम पथ कहलाएगा। ठीक है, इस कार को जल्दी से यहाँ पहुँचना थी, क्या करेगा, सीधे में लेके जाएगा, ये देखेगा नहीं कि रास्ता कैसा है। ठीक है, ये बहुत स्पीड ले गया, जल्दी से पहुँचा दिया खेसारी को शूटिंग वाली जगह पे। तो अब क्या बोलेंगे, यही जो लंबाई है, यही जो न्यूनतम पथ की लंबाई है, इसी को विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, ये जल्दी में था, जल्दी से लेके गया तो सीधा ले गया, मतलब इस कम से कम दूरी तय करना चाह रहा था। तो अब क्या बोलेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई को, जो कम से कम रास्ते की लंबाई होगी, उसी को बोलेंगे क्या, विस्थापन। या फिर समझ लीजिए कार, आपको लग रहा होगा कि एक गड्ढे वड्ढे में कैसे चलेगी, और मान लीजिए इसके लिए अब हेलीकॉप्टर आ गया, ये उड़ा के सीधे में इसको लेके गया। तो बस विस्थापन में क्या करना है कि हमको कम से कम दूरी तय करना है, कम से कम पथ की लंबाई होनी चाहिए। और जो दूरी की परिभाषा थी, जो उसके वास्तविक पथ की लंबाई होगी, जो रास्ता होगा वहाँ तक जाने का, उसी रास्ते से वो लेके जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो वो डायरेक्ट सीधा जाएगा। तो अगर सीधा गया तो विस्थापन, और वास्तविक पथ से गया मतलब जो रास्ता गया है उस रास्ते से गया तो दूरी। तो बस इसकी परिभाषा में सब वही रहेगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य, बस वास्तविक पथ की जगह हम लिख देंगे न्यूनतम पथ की लंबाई को, क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी डिफिनेशन है, ये विस्थापन की परिभाषा हो गई यहाँ पे इतने में, और ये हो गई दूरी की परिभाषा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। और ये परिभाषा बहुत सिंपल थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का हमको टॉपिक डिस्कस करने के लिए ये दूरी तथा विस्थापन आपको आना चाहिए कि दूरी और विस्थापन कहते किसको है। ठीक है, और गति भी किसे कहते हैं ये भी याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे चाल तथा वेग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण आप नहीं समझेंगे तो आप गति के समीकरण को नहीं सीख सकते, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।